वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल में उससे आगे का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें एक दो और छोटा सा बेसिक चीज़ें बाकी है। मैं सोचता हूँ कि उन चीज़ों को भी क्लियर करके आगे बढ़े। जैसे इसमें एक टॉपिक आता है कि किसी भी टर्म का कितना पार्ट होता है, वो आप पहले समझिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 3x² y दिया हुआ है, ये एक टर्म है। तो इस टर्म में कुल मिलाकर कितना पार्ट है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। इस टर्म में कुल मिलाकर के दो पार्ट है। एक जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल फैक्टर कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, न्यूमेरिकल फैक्टर कहा जाता है। और दूसरा जो इसका वेरिएबल वाला पार्ट है पूरा, इसको कहा जाता है लिटरल फैक्टर कहा जाता है। इसी तरह से आप और दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिया गया है 76xy² दिया हुआ है। इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर है और कौन सा लिटरल फैक्टर है। तो पिछले एग्जांपल से ही क्लियर हो चुका था कि जो भी इसमें कांस्टेंट नंबर आता है वो हमारा कहलाता है न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है। तो इसमें जो 76 है, ये 76 हमारा कहलाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर। और दूसरा है इसका वेरिएबल वाला पार्ट xy², इसको हम लोग कहते हैं लिटरल फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार और भी कोई एग्जांपल ले लीजिएगा और उसमें आप पता कर सकते हैं कि इसका कौन सा न्यूमेरिकल फैक्टर है और कौन सा लिटरल फैक्टर है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिया गया है mn² दिया गया है। अब इसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि mn² में कौन सा इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है और कौन सा इसका लिटरल फैक्टर है। तो mn² में आप देखिएगा कि इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग लगता है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 1 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग mn² को लिख सकते हैं 1 × mn², मीन्स 1 छुपा हुआ है इसमें। तो इसका हो जाएगा 1 छुपा जो रहेगा, इसको हम 1 को कहेंगे, इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे। और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल टर्म है mn², इसको हम लोग कहेंगे लिटरल फैक्टर। हमें उम्मीद है कि आप इन दो टर्म के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं तो एक दो और एग्जांपल लेकर के आप इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। आप अच्छी तरह से इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, बेसिक में ही आता है, कोफिशिएंट के बारे में। अब अगला टॉपिक उसके बाद आता है कोफिशिएंट। अब हम लोग जानेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया गया है 3x² y दिया गया है, 3x² y दिया गया है। तो इसमें कोफिशिएंट देखिए किस तरह से पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। आप इसमें पूछा जाएगा कि बताइए x² y का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² y। तो कोफिशिएंट ऑफ x² y क्या होगा, इसका x² y को छोड़ करके इस टर्म में जो भी शामिल होगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसमें हम देखते हैं इस टर्म में कि x² y में 3x² y में x² y को छोड़ करके एक 3 आता है।
इसका मतलब 3 इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ, ऐसे ही पूछा जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तब क्या होगा ऐसे केस में। क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। इससे पहले पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या होगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, इस टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो बच जाएगा वो सब इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर को छोड़ करके 3y सिर्फ बचा हुआ है, इसका मतलब 3y इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा सिर्फ y का बताइए कोफिशिएंट, तो क्या होगा। ऐसे केस में अगर सिर्फ y का पूछ लिया कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पहले से जान गए हैं कि जिस टर्म के किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो उसको छोड़ करके जो भी शामिल होगा वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसमें y को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर है, तो ये 3x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया गया है 76 mn स्क्वायर दिया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि mn स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। उतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो mn स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, mn स्क्वायर को छोड़ करके इस टर्म में जो भी शामिल होगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस टर्म में mn स्क्वायर को छोड़ करके सिर्फ 76 है, इसका मतलब 76 इसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा सिर्फ m का कोफिशिएंट क्या होगा तब। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर सिर्फ m का कोफिशिएंट अगर पूछा जाएगा तो m को छोड़ करके जो भी इस टर्म में शामिल होगा वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसका हो जाएगा 76 n स्क्वायर हो जाएगा, 76 n स्क्वायर। अगर ऐसे ही पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तब इसका हो जाएगा 76m हो जाएगा, 76m। हमें लगता है कि इस बेसिक चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कोफिशिएंट के बारे में। अब अगला टॉपिक आता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल का कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि पूरा को सॉल्व करके जीरो आ जाए। जैसे हम एक छोटा सा लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है x+3 दिया गया है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल के बारे में कि जिस पोलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 छुपा हुआ है, इसलिए हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस लीनियर पोलिनोमियल x+3 का जीरोज क्या होगा। तो जीरोज का मतलब होता है कि उस पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल के स्थान पे कौन सा ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 के बराबर हो जाए। अब आप देखिएगा x के स्थान पर अगर आप -1 पुट करते हैं तब इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, जबकि +2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहे तो आप +2 अगर पुट करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इसका जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसका जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x+3 = 0। इस पूरे पोलिनोमियल को हम लोग =0 के बराबर लिखेंगे इसका जीरोज फाइंड करने के लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकाल लिया है। अब आप चाहे तो इसको चेक करके भी देख सकते हैं
इस पोलिनोमियल में x+3 हमारा पोलिनोमियल था। इसमें अगर x के स्थान पे हम लोग अगर -3 डालते हैं तो ये हो जाएगा -3 + 3 = 0। ऐसे ही आप दूसरे पोलिनोमियल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 2x + 5, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो आप इसका जीरोस कैसे फाइंड कीजिएगा? तो जब भी आप लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस आपको फाइंड करना होगा तो आप हमेशा इसको आप ऐसे ही बनाएंगे, इसको इक्वल टू आप 0 लिख दीजिएगा। ज़्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में जाइए, आप सिंपल तरीका में इसको लगाइए, 2x + 5 इक्वल टू इसको 0 लिख दीजिए। उसके बाद ये हो जाएगा 2x = ये +5 है, साइड चेंज होगा तो हो जाएगा ये -5। इसलिए x = हो जाएगा -5, ये 2 मल्टीप्लाइड में है, साइड से होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया x = -5/2। फिर चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या वास्तव में इसका जीरो सही निकला है, तो ये है 2x + 5 हमारा पोलिनोमियल है। उसमें हम लोग x के स्थान पे -5 पुट करके चेक करेंगे, तो ये होगा 2 × -5/2 + 5, ये कट जाएगा, बचेगा आपका -5 + 5, ये इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब ये -5/2 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो इस तरह से आप किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का अगर जीरोज आपको निकालना है तो आप उसको इक्वल टू 0 लिखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, आपको बस निकल जाएगा। अब आप अलजेब्रिकली आपसे पूछा जाएगा कैसे निकालिएगा, ये तो था न्यूमेरिकली। अब आपको लीनियर पोलिनोमियल अगर अलजेब्रिकली दे दिया जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल अलजेब्रिकली अगर दे दिया जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप जीरोस कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax + b होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 था। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए इसको भी हम लोग लिखेंगे ax + b = 0। फिर ये हो जाएगा इक्वेशन के लॉ से ax = हो जाएगा, ये +b साइड चेंज होगा तो हो जाएगा -b, इसलिए अब x = हो जाएगा -b/a। ये हमारा आ गया जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अब इसको और आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x = -b, यहाँ पर कौन सा टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप लिखिएगा x = कांस्टेंट टर्म, पूरा लिख लीजिएगा, बाय a क्या है, तो a है कोफिशिएंट ऑफ x। आप पहले पढ़ चुके हैं कोफिशिएंट के बारे में, क्या लिखिएगा, a है कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से आप लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल का अलजेब्रिकली भी जीरोस आपने निकाल लिया है। इसके बाद अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ग्राफिकली किसी भी पोलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाएगा। ग्राफ की सहायता से हम लोग कैसे समझेंगे कि इस पोलिनोमियल का कितना जीरोस होगा, ये सारा चीज़ आप लोगों को हम ग्राफिकली मेथड से भी बता देते हैं। आप अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड वाला लगभग बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कम से कम, वो भी 1 मार्क्स का। अब आप लोगों के सामने में अगला टॉपिक है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स
किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोगों को निकालना है। मीन्स पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आप लोगों को बताना होगा कि इस पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा। मीन्स ग्राफ का यूज करके आप लोगों को पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल को ग्राफ पर यूज करने से पहले सबसे पहले हम लोग ग्राफ का बेसिक चीज़ जान लेंगे, जो कि क्लास 8 में भी ग्राफ के बारे में दिया था, 9 में भी दिया था। अब आप लोग 10 में भी इसका एक बार ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं, ग्राफ का बेसिक चीज़। तो ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसका होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये लाइन हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक्सिस में अगर नाम देते हैं तो ये हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस। ये एक तरफ हम लोग एक्स लिखते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं एक्स डैश। जो सोया हुआ लाइन है, एकदम बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, ये लाइन हम लोग कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला आता है इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, जो इस पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। इसको वाई कहते हैं और इसको वाई डैश कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और इसमें एक होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। मीन्स जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे जीरो लिखा जाता है। मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। और एक्स एक्सिस में इसके राइट साइड तरफ होता है प्लस वाला नंबर आएगा। ये पूरा प्लस में आएगा इधर राइट साइड तरफ। और LHS में इसका आएगा माइनस में नंबर आएगा पूरा एक्स एक्सिस के। ऐसे ही वाई एक्सिस के अपवर्ड में ऊपर में जब हम लोग जाएंगे तो ये आएगा प्लस में नंबर। और जैसे ही नीचे डाउनवर्ड जाते हैं हम लोग तो एक्स वाई एक्सिस का आता है माइनस में नंबर आता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी प्लेन में, जिस प्लेन में हम लोगों ने ये ग्राफ खींचा है, उस प्लेन को ये कुल मिलाकर के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये वाला पूरा रीजन इसका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसमें ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, मतलब पूरे भाग को 4 भाग में बांटने के बाद उसका जो वो एक पार्ट होगा, वो एक पार्ट ही कहलाता है, इसका क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। उसके बाद यहां से हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज एक होता है वर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के दिशा में, कभी भी घड़ी का सुई आप देखे होंगे कि लेफ्ट टू राइट मोशन करता है, मतलब बाएं से दाएं जाता है। तो इस तरह के डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ हम लोग कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि घड़ी के सुई के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स घड़ी का सुई बाएं से दाएं जाता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में का मतलब हो जाएगा कि ये दाएं से बाएं की बात कर रहा है, मीन्स राइट टू लेफ्ट। तो ये वाला पोर्शन इसका कहलाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी का सुई बाएं से दाएं जाएगा पोजीशन। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट,
तो ये इधर ऐसे राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जब भी क्वाड्रेंट जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स ये अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद ये इसका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे ही ये इसका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ द एरिया या 1/4 ऑफ द प्लेन। मीन्स पूरे प्लेन का 1/4 भाग को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद एक आता है कि जिस प्लेन में हम लोगों ने इस ग्राफ को खींचा है, जिस प्लेन में हम लोगों ने इस ग्राफ को खींचा है, इस पूरे प्लेन को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। याद रखिएगा इसको, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। मीन्स द प्लेन इन विच ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड इट्स कार्टेशियन प्लेन। मीन्स जिस प्लेन में हम लोग ग्राफ खींचते हैं उस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। उसके बाद अगला आता है कि अब प्रत्येक क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, ऐसे थर्ड का, फोर्थ का, सबको आपको साइन निकालना है। तो साइन निकालने में देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग x का साइन लिखेंगे तब y का लिखेंगे हमेशा। याद रखिएगा इसको, हमेशा सबसे पहले लिखेंगे x का फिर लिखेंगे y का, क्योंकि अब आप कोऑर्डिनेट में जब पढ़िएगा तो x कहलाता है इसका, याद रखिएगा इसको, x को कहता है एब्सकीसा, x को कहा जाता है एब्सकीसा कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है x कोऑर्डिनेट। दो नाम याद रखिएगा, x को कहा जाता है एब्सकीसा और x कोऑर्डिनेट, दोनों नाम है, याद रखिएगा। उसी तरह से y को कहा जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम होता है y कोऑर्डिनेट। अब दोनों नाम इसका याद रखिएगा। एक बार फिर समझिए, x के वैल्यू को कहा जाता है एब्सकीसा और x कोऑर्डिनेट, दूसरा है y की वैल्यू कहा जाता है ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इन दोनों नाम को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि इसका ग्राफ में जगह जगह आपको यूज मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है यहाँ पे कि कभी भी हम लोग लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखाएगा। तो आप देखिएगा कि x कोऑर्डिनेट का साइन यहाँ पर कौन सा आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस आता है, पहले लिखाएगा प्लस। उसके बाद y कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस का आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हो जाएगा प्लस प्लस। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट का आप देखिएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू लिखाएगा। तो x का साइन यहाँ पर कौन सा है, माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस लिखेंगे। उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, तो y में साइन यहाँ प्लस है तो ये लिखाएगा प्लस लिखाएगा। इस तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट का साइन हो गया माइनस प्लस। अब हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट का देखेंगे, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी हम लोग पहले x का लिखेंगे फिर y का, तो x का हो जाएगा माइनस और y का भी हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का भी हम लोग साइन लिखेंगे, तो पहले हम लोग x का साइन लिखेंगे उसके बाद y का साइन लिखेंगे। तो x का साइन यहाँ पर है प्लस में और y का साइन क्या है माइनस में,
तो इस तरह से ये हमारा था कोऑर्डिनेट। जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिएगा तो ग्राफ का बेसिक चीज़ था जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, 9 में भी पढ़े थे। अब आप लोगों को हम 10 में भी एक बार रिवीजन करवा दिए हैं ताकि जब भी आपको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा कि जो ये वाला लाइन है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ये है वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद एक्स एक्सिस पर इधर राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर में प्लस होता है और नीचे में माइनस होता है। फिर हमने देखा कि इस प्लेन को ये ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 4 पार्ट में बांट देता है, तो प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। और इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे, तो एक्स का प्लस साइन था और वाई का प्लस, इसलिए हो गया प्लस प्लस। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का साइन माइनस, वाई का साइन प्लस, इस तरह से माइनस प्लस हुआ। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ का भी आप लोगों ने साइन निकाला। और हम जिस क्वाड्रेंट में जिस प्लेन में ग्राफ खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आप लोग क्लास 9 में अच्छी तरह से किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको फिर से दोबारा इसको बता दूँ ताकि नहीं भी आया होगा तो आप समझ जाइएगा दोबारा। जैसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, y = x प्लस आपको 4 जैसे दिया गया है, y = x प्लस 4 दिया गया है। अब आपको पूछा जाएगा कि इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे? इसके लिए आपको x और y का मिनिमम 3 वैल्यूज लेना पड़ेगा। इस तरह से आप एक बॉक्स तैयार कर दीजिएगा, एक में x लिख दीजिए, दूसरे में y लिख दीजिए। कम से कम आपको x और y का मिनिमम 3 वैल्यूज लेना पड़ेगा। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा 4 वैल्यूज भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 3 वैल्यू जरूरी है। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है y = x प्लस 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x और y का अपने मन से कुछ ना कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसमें हम x और y का स्मॉल वैल्यू लें, क्योंकि ग्राफ पे हमको ताकि हमको रिप्रेजेंट करने में सुविधा हो। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग अपने मन से x का वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं, तब बताइए y का वैल्यू क्या होगा। अगर x के स्थान पे 1 मान लिए तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y के स्थान पे 5 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम लोग x के स्थान पे अब हम क्या करेंगे, 1 के बदले में आप 2 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वैल्यू ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू ना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वैल्यू लंबा लेते हैं, बड़ा लेते हैं, तो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम लोग को कोशिश करिए कि छोटा से छोटा वैल्यू लें। अब यहाँ पर हम लोग अगर x = -1 लेते हैं, तब y = हो जाएगा -1 + 4, y = हो जाएगा तब +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू आ गया +3। ऐसे ही आप x का वैल्यू और कुछ ले लीजिए, -2 अगर ले लेते हैं, तब y = हो जाएगा -2 + 4, y = हो जाएगा +2। मीन्स x का वैल्यू हम लोगों ने -2 लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे तो x का वैल्यू -2 लिया।
तो y का वैल्यू क्या आ गया +2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू +2। इस तरह से हम लोगों ने x और y का मिनिमम 3 वैल्यूज ले लिया है। अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे पहले वाले बॉक्स में कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 5 है। तो जहाँ पे x का वैल्यू +1 होगा उस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ग्राफ को कंप्लीट कर देते हैं। तो ग्राफ में आप लोग पहले से जान चुके हैं कि x एक्सिस पर राइट साइड तरफ ही प्लस में नंबर लिखाता है, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, प्लस में 2, +3, +4 ऐसे ही हो जाएगा। अब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। अब अपने ग्राफ में न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आप ग्राफ में यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे। अगर आपके पास और भी ज़्यादा वैल्यू आपने लिया है तो आप इसमें नंबर का वैल्यू बढ़ा सकते हैं आगे। ऐसे ही y में हम लोग ऊपर में प्लस लिए थे, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3। ऐसे हम लोग नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, ऐसे ही नीचे ये बढ़ता हुआ जाएगा। अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में है x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 5। तो सबसे पहले हम लोग x में +1 खोजेंगे और y में +5 ग्राफ है। तो x में +1 हमारा ये वाला पॉइंट है और y में +5 आपको और थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। अब अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5 आपको यहाँ पे जाकर पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा हमारे पास ओवरराइटिंग हो गया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ऐसा ना हो। ऐसे ही x में हो जाएगा -1 और y में +3। अब ज़रा देखिए x में -1 और y में +3। अब आप इस लाइन को इसके पैरेलल ले जाइए, 3 के पैरेलल यहाँ पे काटा, ये हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 +3 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा ये -2 +2। अब लिखिए x का वैल्यू हो जाएगा -2, y का वैल्यू +2। तो ये हो जाएगा ऐसे पैरेलल जाएगा, ये यहाँ पे कटेगा, ये हो जाएगा -2 +2। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा और होना भी चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वक्त में तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल सीधा अगर नहीं आया, इसका मतलब आपने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। यहाँ तुम लोगों ने बोर्ड का यूज किया, एक्चुअली जो इसका पैमाना होता है, स्केल होता है, उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ थोड़ा सा कर्व हो सकता है। लेकिन जब आप स्केल का यूज करिएगा, पेंसिल का यूज करके आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, तब आपको अवश्य लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्केल डाल करके इसको तीनों को सीधा मिला करके ऐसे लाइन आप खींच दीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये चीज़ आप लोगों को 1 नंबर में पूछा जाएगा कि हाउ आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर आप लिखिएगा स्ट्रेट लाइन। मीन्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये एक्स एक्सिस को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटता है, और जिस पॉइंट पे काटता है वही पॉइंट इसका जीरोज कहलाता है। तो इसमें हो जाएगा इसका जीरोज क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को -4 पे काटा है। ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा है वही पॉइंट इसका जीरोज कहलाएगा। यहाँ पर इसने एक्स एक्सिस को -4 पे काटा है, इसका मतलब इसका जीरोज क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसका जीरोज हो जाएगा, मीन्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये -4। तो इस तरह से आप ग्राफ की सहायता से भी किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कर सकते हैं।